मॉरली मैं तो समझता हूँ कि उमर साहब को चाहिए था कि वो माफ़ी मांगते उस वक्त। इंटरनल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इतना अजाब में क्यों है? इंटरनली ये है कि शायद मतलब एक सियासी तौर जो है, एक सियासी साजिश के तहत जो है उन्हें बांध रखा गया। पर्सनली आप पे क्या टोल दिया इसने और फैमिली पे क्या हुआ? पर्सनली हमारे ऊपर क्या बीती ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 2019 जब हुआ आपने देखा होगा कि उस वक्त तो यहाँ पे कर्फ्यू ही था, यहाँ पे मतलब स्कूल्स वगैरह कॉलेज सब ऑफिस बंद थे। उस वक्त मेरा वहाँ दिल्ली पहुँचना, उसके बाद 3 साल तक तो रशीद साहब ने अपने जो उनके बेटे जो है उनसे भी मुलाकात की। Hello and welcome to Stand for East, a new podcast series from Jammu and Kashmir, where we try to bring you prominent voices from the region. और आज हमारे साथ मौजूद है MLA फ्रॉम लंगेट शेख खुर्शीद साहब, जिन्होंने रीसेंट जो इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे उसमें वो विक्टोरियस इमर्ज हुए थे, डिफीटिंग सम बिग नेम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर. And he is the brother of incarcerated member of parliament, Engineer Rashid Saab, who won the MP elections earlier this year against Umar Abdullah and Sajad Lone. And this is technically the second seat that the party that they belong to, which is the AIP, that they have won this year. तो आज आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे शो में. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम खुल के आज जो है अपनी बात अपने सामीन तक पहुंचाए और आप भी खुल के हमसे बात कर नहीं, एक्चुअली मैं वही बोलना चाहता कि असेंबली जो ये सेशन हमने अटेंड किया उसमें आपका और पीडीपी की तरफ से वो बहुत सारा ये था कि हमें बात नहीं करने दे रहे थे. तो होपफुली यहाँ पे हम आराम से अब बात कर सकते हैं. एग्जैक्टली यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पे कोई स्पीकर साहब नहीं है जिनकी तरफ से हमें ऑर्डर आएगा. तो अच्छी बात है कि यहाँ हम खुल के बात कर सकते हैं. तो मैं पहला सवाल ये रहेगा कि हमारे ऑडियंसेस के लिए कि शेख खुर्शीद साहब कौन है बेसिकली, कि आप एक हम जहाँ तक हमने लिखा है आपके बारे में, आप एक गवर्नमेंट टीचर रहे हैं और करीब 20 साल से ऊपर आपका एक्सपीरियंस रहा है. आपका एक MSc रहा है एनवायरमेंटल साइंसेज में, लेकिन आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था अभी तक. तो इसके बियॉन्ड क्या है? देखिए, मैं कहूँ कि शेख खुर्शीद एक कॉमन कश्मीरी है. शायद अगर यहाँ पे वायलेंस नहीं होता, शायद अगर यहाँ पे हालात ठीक होते तो कहीं और होते, सिविल सर्विस में होते, कोई किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते. तो बट 90s का जिस वक्त दौर शुरू हुआ, यहाँ टर्मोइल शुरू हुआ, तो हमारा पीक जो एजुकेशन जो हमारी हुई 90s में ही हुई और काफ़ी सारी इफ़ेक्ट हुई. उसके बाद ऐसे ही चलते चलते आपने देखा होगा कि जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो होते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं. तो हमने पढ़ाई की, पहले स्कूल, उसके बाद कॉलेज, फिर बीएड वगैरह, उसके बाद हम टीचर अपॉइंट हुए. और हमारे वालिद साहब चूँकि वो भी एक टीचर हैं, एक गवर्नमेंट टीचर, तो इस वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली से हम ताल्लुक़ रखते थे. तो उसके बाद 2008 में इंजीनियर रशीद साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, तो वो सियासत में आए. हमारा भी जो है लोगों के साथ उठना बैठना, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली है हम, तो लोगों के साथ वो कनेक्शंस रहे. उसके बाद 2019 में जो आपने देखा कि हालात कैसे हुए यहाँ, जिस वक्त एब्रोगेशन हुआ 370 और 35A का हुआ, इंजीनियर रशीद साहब को समन किया गया उसी दिन दिल्ली. फिर उसके बाद उन्हें जेल में रखा गया, अभी भी जेल में है. तो एक मजबूरी बनी पार्टी को भी, लोगों को भी, और हमें भी मैदान में उतारा गया. ऑल्दो कभी हमारे मतलब एस्पिरेशंस नहीं थे, हमें कोई शौक नहीं था, बट लोगों को लगा कि नहीं, शायद शेख खुर्शीद हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं, शायद ये इस चीज़ के लिए फिट है. और पार्टी को भी लगा कि शायद शेख खुर्शीद जो है लंगेट से हमें जीत दिला सकते हैं. उन्होंने मुझ पे भरोसा किया. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लोगों की सर्विस के लिए, लोगों की खिदमत के लिए इस वक्त मैदान में है. जी, सेटिंग पॉलिटिक्स असाइड एक मिनट के लिए, आपने अभी जिक्र किया कि जो आपके ब्रदर बड़े भाई, जब वो उनको समन किया, फिर अरेस्ट भी हुए और अब करीब 6 साल होने को आए. बिल्कुल. तो पर्सनली आप पे क्या टोल दिया इसने और फैमिली पे क्या हुआ? मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पॉलिटिक्स के एग्जैक्टली पर्सनली हमारे ऊपर क्या बीती ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं साहब. जिस वक्त 2019 में 5 अगस्त को, जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को 1-2 दिन पहले ही जिस वक्त बुलाया गया, उनके बच्चे वो स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज में था उनका बड़ा बेटा अबरार. तो
चूँकि असेंबली जो है डिसॉल्व हुई थी, उनका जो मतलब पर्सनली हर एंगल से अगर हम देखेंगे, फाइनेंशियल एंगल से या उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पेरेंटेज है, उनकी जो मतलब पढ़ाई बाकी चीज़, या हमारे जो एल्डरली जो हमारे पेरेंट्स हैं उन पे क्या गुजरी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि जिस वक्त पहले लगभग 3 साल तक मैं वाहिद एक फैमिली मेम्बर था, सर्विस भी करता था, मैं एक सरकारी मुलाजिम था, तो बीच बीच में थोड़ा सा इधर उधर जो है हम लीव मैनेज करके जाते थे, या बीच में पहले साल जब 2019 जब हुआ, आपने देखा होगा कि उस वक्त तो यहाँ पे कर्फ्यू ही था, यहाँ पे मतलब स्कूल्स वगैरह कॉलेज सब ऑफिस बंद थे। उस वक्त मेरा वहाँ दिल्ली पहुँचना, उसके बाद 3 साल तक तो रशीद साहब ने अपने जो उनके बेटे जो हैं उनसे भी मुलाकात नहीं की। इनफैक्ट उनकी मिसेस, फादर, मदर और जो दूसरे रिलेटिव्स हैं उनके साथ फर्स्ट टाइम उन्होंने 5 साल के बाद जब उन्हें इंटरिम बेल मिली उस वक्त मुलाकात की। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे यार पर्सनली, मतलब फैमिली में कुछ जो क्लोज रिलेटिव्स हैं हमारी आंट, 2 आंट्स हैं, उनकी डेथ भी हो गई। उनको कभी कभार तो उन्हें एक हफ्ते बाद उन्हें हमने इतला दी कि इस तरह हुआ, हमारी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हुई। पर्सनली वालदेन जो है 2-3 बार जो है, हमारी मदर, हमारे फादर जो हैं वो 7-7, 10-10 दिन तक जो है एडमिट रहे हॉस्पिटल में। हम उनको नहीं बताते थे कि इस तरह हुआ है। पर्सनली ये है कि उनकी मदर इन लॉ जो कि हमारी आंट भी हैं, वो भी एक बार काफ़ी मतलब सीरियस कंडीशन में थी, तो उनको हमने नहीं बताया रशीद साहब को। पर्सनली काफ़ी सारी जो है मुश्किलात उस वक्त हुई, फाइनेंशियल हालात जो है। लगा था कि इतना लंबा चलेगा? ऐसा ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगा, ये लग रहा था कि गवर्नमेंट को मजबूरियां हैं कि उन्होंने जो है सारे मेन स्ट्रीम लीडर्स को इस वक्त जो है अरेस्ट किया है, किसी को प्रिवेंटिव यहाँ SKICC में रखा है, किसी को अपने जो घर में रखा है, किसी को जम्मू में, मतलब वो कैटेगराइज करके रखा हुआ था उस वक्त कि कौन किस कैटेगरी का है, कौन कितना वोकल है, किससे एडमिनिस्ट्रेशन को किस लेवल का चैलेंज है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने खुद देखा होगा कि किसी को SKICC में, किसी को MLA हॉस्टल में, किसी को होटल में, किसी को घर पे। तो हमें भी लगा कि रशीद साहब जो है ज़्यादा वोकल हैं। रशीद साहब जो हैं सरकार को हमेशा पता था कि उनका जो उनकी सियासत है वो ज़्यादा जो है प्रोटेस्टिव है, कि वो प्रोटेस्ट्स करते हैं, बाकी चीज़ें जो है। तो हमने सोचा था कि शायद 6 महीने 1 साल तक रखेंगे। लेकिन केस काफी सीरियस है, क्योंकि रशीद साहब तो हवाला चार्ज जो बिल्कुल केस यहाँ पे लॉन्च हुए, बहुत सारे नहीं। अगर आप देखेंगे कि UAPA केसेस जो है मतलब कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो है UAPA केसेस जो है काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, बार के जो मेम्बरान है या जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर लगाए गए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियन हैं उनमें भी एक तो इस वक्त मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं, उनके ऊपर भी उनके खिलाफ 2 केसेस किए गए। तो हमें भी लगा जैसे उनको बेल मिली, जैसे उनके केसेस जो है इनका भी हो जाएगा। हाँ, इनका भी हो जाएगा इतना। लेकिन हमने अंदाजा नहीं किया था कि मतलब 5 साल 6 साल तक तो उन्हें इंटरिम बेल। आपकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इतना अजाब में क्यों है? इंटरनली ये है कि शायद मतलब एक सियासी तौर जो है, एक सियासी साजिश के तहत जो है उन्हें बांध रखा गया। इसमें मैं किसी एक पार्टी या एक फर्द को, चाहे मेन स्ट्रीम में हो या जो सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग जो कि खुद मेन स्ट्रीम में नहीं है, उसमें कुछ बिजनेसमैन भी हैं, उसमें कुछ बाहर के लोग भी हैं जो कि सो कॉल्ड कुछ मीडिया पर्सन भी हो सकते हैं, जो कि अपने आप को मीडिया का नाम दे के जो है यहाँ का जो ये पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट ये यहाँ पे जो है, तो उसमें जो जिनकी से है। तो मेरे ख्याल में जो इंजीनियर रशीद साहब एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट के तौर पर उभर रहे थे, तो लोगों को पसंद नहीं आया। और अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त को जिस वक्त एब्रोगेशन हुआ, तो उस वक्त एक बड़ा बहाना मिला, उनको वहाँ लिया गया दिल्ली में जो है केस में बंद किया गया। अदरवाइज उससे पहले 2 साल पहले उनको समन किया गया था, उस वक्त क्लीन चिट दी गई। तो रशीद साहब इनफैक्ट जिस वक्त अरेस्ट हुए, कोई घर पे, उनकी रेजिडेंस पे, क्वार्टर जो उस वक्त उनके पास था, गवर्नमेंट क्वार्टर, कहीं पे कोई छापा नहीं, कोई रेड नहीं, कुछ नहीं। मतलब जैसे UAPA केसेस में होता है, जब आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, या जिस वक्त आप जब ईडी का केस भी जिस वक्त एक एक्यूजेड के ऊपर होता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी सीज होती है,
तो डिसप्रोपोर्शनेट जो एसेट्स होते हैं उनको सीज किया जाता है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट रशीद साहब को बुलाया गया, जो उसके बाद जिनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करनी थी, जो उनके साथ होते थे या जो उनके पार्टी के कुछ एक दो लोग थे, उनको भी मेहमानों की तरह वहां बुलाया गया। अच्छा। अगर वो इंटेंसिटी होती, अगर वो कोई बड़े एक्यूजेड होते, उन्होंने बड़ा कोई जुर्म किया होता, स्पेशली जो यूएपी को जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, तो यहाँ पे जो है रेड्स हुए होते, यहाँ पे जो है फैमिली के अकाउंट्स जो है वो सीज किए हुए होते उन्होंने। इवन कि रशीद साहब का अपना अकाउंट भी उन्होंने फ्रीज नहीं किया। तो हाउ कम? ये तो सीधे मालूम है, हर किसी को पता है कि अगर जो मेरी जो जैसा आप कह रहे थे कि आपको क्या लग रहा है, तो बाहर से अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, जिसमें किसी एक या दो शख्स को मैं जो है उनको मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, बल्कि पूरा जो यहाँ का पॉलिटिकल जो इकोसिस्टम है, जो पूरा इकोसिस्टम है यहाँ पॉलिटिक्स का, उसमें आप बेहतर जानते हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रशीद साहब ने तो डायरेक्टली एक दो पॉलिटिशियंस को नेम भी किया था, सजाद लोन साहब का उन्होंने काफी सीरियस एलिगेशन लगाए थे। तो वो किस हद तक आप मानते हैं? ये इंजीनियर रशीद साहब का जो है उनका नजरिया है, जो जहां तक उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जाहिर सी बात है, आपने खुद देखा होगा, उन्होंने भी हवा में कोई बात नहीं की। जिस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहे थे तो उस वक्त मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो उन्होंने ये नाम लिया, उन्होंने कहा कि इस तरह, तो लिहाजा इंजीनियर रशीद साहब जो है वो उस वक्त जो है वो उनकी बात को मद्देनजर रखकर जो है वो चीजें कहते थे, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल एक एक्स चीफ मिनिस्टर जो कि इस वक्त करंट भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने ये बात कही इस वक्त के एक साजिश के तहत जो है रशीद साहब को बंद रखा गया। तो वो उस नैरेटिव में जो है इंजीनियर रशीद साहब बात कर रहे थे। उसके बाद जो है जब रशीद साहब ने कंटेस्ट किया, जब जिस वक्त असेंबली इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन के बाद जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को दोबारा फिर बुलाया गया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अफसोस ये है कि उस वक्त जो उमर साहब जो कहते थे कि ए बी और सी फलानी पॉलिटिशियन ने जो है इंजीनियर रशीद साहब को बंद रखवाया, किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां सेंटर में, या जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है उनके जो करीब था, तो अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि उस उमर साहब ने फिर उसी स्केल से जो है उसी स्केल पे फिर वो चले, क्योंकि जिस वक्त रशीद साहब को इंटरिम बेल मिली उस वक्त उन्होंने कहा कि ये लो जी, इनको छोड़ दिया, इलेक्शन में जो है हमें नुकसान करने के लिए ऐसा कुछ दिखा रहे थे कि जैसे हम ही हैं यहाँ पे, उनकी पार्टी को छोड़ के बाकी सारे जो है नॉन कश्मीरीज हैं, जैसे वो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि रशीद साहब को जो है दोबारा वहाँ रिपोर्ट करना पड़ा, दोबारा वो अरेस्ट हुए। तो मॉरली मैं तो समझता हूँ कि उमर साहब को चाहिए था कि वो माफी मांगते उस वक्त, कि जो उनका जो स्टैंड था, उनका जो नैरेटिव था कि इंजीनियर रशीद साहब को इलेक्शंस की वजह से जो है छोड़ा गया उनको नुकसान करने के लिए, अगर ऐसा होता तो उनको वापस क्यों लिया गया फिर रशीद साहब? मॉरली मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए थी कि उनका जो स्टैंड था, उनका जो कंसर्न था, जो उनके पॉइंट्स थे, तो वो तो उसी वक्त जो है वो रिजेक्ट हो गए। अच्छा, अब वापस से हम सजाद लोन साहब पे भी हम और बात करेंगे, उमर साहब पे भी करेंगे, लेकिन थोड़ा आपके बारे में पूछना चाहता था कि पॉलिटिक्स में जाने का डिसीजन कब हुआ और क्यों आपको लगा? क्योंकि एक देखिए आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस खराब था, एक ब्रदर ऑलरेडी जेल में था, और एक लूमिंग थ्रेट तो था ही, हो सकता है आपको भी कल को ऐसा कुछ हो सकता है, आज भी पॉलिटिक्स में क्यों? देखिए, सबसे पहले जो आपका जो एम होता है, जो आपकी जो मतलब आपका जो नजरिया होता है, कभी कभार हालात भी उसको जो है तब्दील करते हैं। अगर आप देखेंगे कि सोशल सर्विस थोड़ी बहुत जो है मैं पहले से ही करता था, बट लाइमलाइट में मैं नहीं रहता था। इवन इस वक्त जिस वक्त रशीद साहब 10 साल तक जिस वक्त उन्होंने लिंगेट को रिप्रेजेंट किया, या उन्होंने जब पार्टी खड़ी, तो बहुत कम जगहों पे, आपकी बहुत कम क्या, नेग्लिजिबल, मैं कभी उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करता था। हालांकि ऑल्दो उस जमाने में सरकारी मुलाजिम जो है दूर दूर तक जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो होते थे, मतलब उनके साथ एफिलेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो स्टेज शेयर करते थे। ये एक कॉमन चीज़ थी यहाँ पे, क्योंकि हालात ख़राब थे, उतने एमसीसी मतलब उतना इन्फोर्समेंट नहीं होता था वायलेशन के लिए, उतना मतलब उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो स्टेज शेयर करते, या इवन जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब एमएलए थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे थे वो उस वक्त, तो मैं उनके साथ जा सकता था कभी फंक्शंस में, एजुकेशन की फंक्शन मेरे डिपार्टमेंट की होती थी, कहीं पे कोचिंग्स, काउंसलिंग्स, कुछ प्रोग्राम होते थे। तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में जाऊँगा, फिर मैं अपने फोटोग्राफ्स लूँगा, वीडियोज़ वगैरह, पब्लिसिटी। तो मैं जो भी सोशल वर्क करता था तो मैं मतलब ऑफ कैमरा
कोई पब्लिसिटी नहीं। लेकिन जिस वक्त रशीद साहब को जिस वक्त जेल में बंद किया गया, जिस वक्त सीरियस चार्जेस जो है, जो मतलब रॉन्ग चार्जेस, जो मतलब जो फॉल्स चार्जेस उनके ऊपर जिस वक्त लगाए गए, तो उस वक्त पार्टी की जो उनका जो काडर है लंगेट में, हमारा जो काडर है पार्टी का, या जो पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है जो इस वक्त यूटी लेवल पे है, तो उनका जो है उनका म्यूचुअल कंसेंसस रहा कि ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब को जो है उनको बेगुनाह साबित करने के लिए, बल्कि पार्टी को भी प्रमोट करने के लिए जो है आपकी ज़रूरत है। और जो लोकल जो लंगेट में जो आवाम है, जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी भी ज़ाती ख्वाहिश रही। तो उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं लंगेट के, जिसमें BDCs हैं, DDCs हैं, उन्होंने भी मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि अगर हमें पार्टी को आगे चलाना है, अगर हमें लंगेट में जीतना है, तो आपको जो है मैदान में आना पड़ेगा। और मैंने भी काफ़ी जो है फिर डिलिब्रेशंस की अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और लास्टली फैमिली में डर था? हाँ, फैमिली में डर था। डर तो इस वक्त भी है, उनको तो इस वक्त भी लगता है कि अगर हम कभी कोई ज़्यादा बोलते हैं, कोई जैसा कि रशीद साहब हैं, जो हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम कोई चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, या जो यहाँ पे अरेस्ट्स है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, बाकी चीज़ें, जैसा कि यहाँ कल्चर बना था पिछले 5-6 साल, तो उसके खिलाफ तो मैं कभी मतलब चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं तो उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाऊंगा। तो फैमिली वालों को लगता है, उस वक्त ज़्यादा लगता था, लेकिन खैर इस वक्त लोगों ने हमें जो है एक मैंडेट दिया है। इस वक्त हम जो है अपनी आवाज़ जो है वो मतलब हमें बुलंद करनी है, हम चुप तो नहीं रह सकते हैं इस वक्त। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम दिया लोगों ने, जो है अल्लाह ताला ने दिया, उसके बाद लोगों ने, तो इस वक्त पेरेंट्स या जो फैमिली है वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, अब अगर कुछ होता भी है खुदा न खास्ता, तो एट लीस्ट जो है एक 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 उस वक्त वो अगर हमारे ऊपर भी कोई सपोज मतलब हमें भी विक्टिमाइज करने की कोशिश करें, तो कम से कम आम लोगों को राहत मिलेगी। तो इस वक्त चूंकि हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है इसके अंदर कि हम PDP और NC को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है कि एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स करती है, और AIP ने भी ऐसे एलिगेशंस लगाई है। तो क्योंकि आप इंजीनियर साहब के ब्रदर हैं, और इंजीनियर साहब के जो अबरार साहब जो लड़के थे वो भी कैंपेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे आप कैसे इसको आर्टिकुलेट करते हैं, या कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं कि आपकी फैमिली के कई मेंबर अब पॉलिटिक्स में हैं? देखिए, जहाँ तक जो अबरार ने जो कैंपेनिंग की, मुझे नहीं लगता है उसमें कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब उस वक्त जेल में थे, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। अगर मैं आपके मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ ऑफ कैमरा कि मैंने कम से कम 50-100 लोगों को अप्रोच किया होगा कि आप इंजीनियर रशीद साहब के बारे में कोई आर्टिकल लिखिए, या जो है आप हाईलाइट कीजिए कि उनको क्यों बंद रखा गया। लेकिन मुश्किल से कुछ एक आध लोगों ने, या तो यूटी से बाहर है या मुल्क से बाहर है, जिन्होंने ये डेयर किया कि कम से कम कभी कोई ट्वीट लिखा, या कभी थोड़ा सा कुछ एक आध सेंटेंसेस लिखे, या कभी आवाज़ उठाई। तो जब कोई इंजीनियर रशीद साहब की इनकार्सरेशन के खिलाफ जो है कोई आवाज़ तक नहीं उठा सकता था, तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि लोग जो है उनकी कैंपेनिंग करेंगे। तो इंजीनियर रशीद साहब तो बंद थे, अब कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो फैमिली में सामने आना ही था। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मुझे ना मैंने कोई कोड ऑफ कंडक्ट की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई वायलेशन की थी ना कुछ, फिर भी मुझे जो है अटैच रखा गया कम से कम महीना 1.5 महीने के लिए। तो अबरार जो है उससे बेस्ट कोई नहीं था उस वक्त ऑप्शन। पार्टी की जो लीडरशिप है उनको भी किसी को थाने बुलाते थे, किसी को जो है धमकी देते थे PSA लगाएंगे। तो ये जाहिर सी बात है, इंजीनियर रशीद साहब को इंटरिम बेल नहीं मिली, हमने इंटरिम बेल या रेगुलर बेल के लिए उस वक्त जो है अप्लाई किया, उनको बेल नहीं मिली। तो किसी न किसी को जो है फैमिली में जो है सामने आना था। उनकी कैंपेनिंग कौन चलाता, मतलब इंचार्ज कौन रहता उनकी कैंपेनिंग का। और उसके बाद जब अबरार ने जिस वक्त कैंपेनिंग की, आप अंदाजा लगाइए कि 5 लाख वोट मिले इंजीनियर रशीद साहब को। 5 लाख में से अगर आप सपोज डायरेक्ट कंटेक्ट मिनिमम 5-10 हज़ार लोगों का, 20 हज़ार लोगों का तो होगा ही होगा अबरार के साथ। तो वो लोग इस वक्त अबरार को फोन करेंगे, इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब बाहर नहीं है, इस वक्त वो जेल में है, वो उनको फोन करेंगे कि आपको जी है हमारा ये काम करना है, आपको जी है हमारे साथ आना है, हम आपसे मिलना चाहते हैं।
तो वो अपने आप को इसे डिटैच नहीं कर सकते। अगर इमीडिएटली इलेक्शन के बाद ओथ के टाइम अगर इंजीनियर रशीद साहब रिलीज होते परमानेंटली, तो हम ये कह सकते थे कि जो हमारा स्टैंड था कि अबरार जो है आफ्टर इलेक्शन वो इस पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, तो ये पॉसिबल था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को रिलीज नहीं किया गया, इवन जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को इंटरिम बेल पे जिस वक्त महीना 1.5 महीने के लिए बाहर किया गया, उस वक्त अबरार की जो मूवमेंट आप देख सकते हैं या उनकी जो मतलब जो अपियरेंस है, पब्लिक अपियरेंस, वो काफी कम हो गई थी। बट अगर इंजीनियर रशीद साहब नहीं छूटे तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए, लोगों के जो मसले हैं, मसाइल है, काम करना है, उनका जो MP लैड्स है उसमें जो है प्रोसेस करना है। कहीं पे उन्होंने कमिटमेंट की है, रशीद साहब ने मुझे एम्बुलेंस देना है, कहीं पे स्कूल को या कॉलेज के लिए कोई बस दी हुई है, किसी न किसी को फॉलो करना है, किसी न किसी को पोर्टल उनका चलाना है, किसी न किसी को उनका मेल, बाकी चीजें उनका ऑफिस वगैरह चलाना है, तो बेस्ट उसके लिए अबरार है। अब मेरी जो वजह है सियासत में, जो ये भी इसी के रिलेटेड है कि शायद अगर इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट इलेक्शन के इमीडिएटली बाद अगर वो छूट गए होते तो शायद मैं पॉलिटिक्स में ना आता। क्योंकि आपने देखा होगा कि 11 तारीख को जो है मैंने नॉमिनेशन पढ़ा, 10 तारीख तक ऑलमोस्ट सारा कुछ डिसाइड हो गया था। 10 तारीख को जो है मैंने अपना नॉमिनेशन पेपर जो है मैंने सबमिट किए 10 तारीख को, 11 तारीख को, और 10 तारीख को जो है इंजीनियर रशीद साहब जो है वो जेल से बाहर आए इंटरिम बेल पर। वो भी तो ये एक मजबूरी बनी उस वक्त कि हमारी पार्टी ने जो कहा कि आप आइए, तो अब ये मैटर नहीं करता है। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो जो लोगों का ये था कि डायनास्टिक, उसका जवाब तो मिला उनको कि मैंने जो है कामयाबी हासिल की। जो लोग जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स ये बात कह रहे थे उनको जवाब मिला, लोगों ने मुझे जो है वोट दिया, मुझे कामयाब कराया। लेकिन अब मैटर ये करता है कि मैं कैसे उनको रिप्रेजेंट करूं, मैं कितना उनके लिए अवेलेबल रहूं, मैं कैसे उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं। तो मेरे लिए ये है कि मेरा जो स्टैंड है, मेरी पार्टी का जो स्टैंड या जो एक्सपेक्टेशंस समझ के लोगों ने मुझे कहा कि आप इस मैदान में आ जाओ, अगर मैं उस पर खरा उतर सकता हूं तो मेरे लिए फिर ये मैटर नहीं करता है कि लोग डायनास्टिक कहें या नॉन डायनास्ट कहें। और वैसे भी आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे हर कोई जो है, अब डायनास्ट वही नहीं है कि जिसने जीता या जिसने कंटेस्ट किया, जिसने हारा भी होगा 200 वोट लिए होंगे लेकिन उसके फादर ने, ग्रैंडफादर ने कभी कंटेस्ट किया, वो भी डायनास्ट है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर उंगली उठती है। जी, हम फिर से, क्योंकि हमने सजाद लोन साहब की बात उठाई थी और हम फिर से मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। आप लोगों का जो बैकग्राउंड है रशीद साहब का खास करके, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक काफी पुरानी पार्टी है जहाँ पे गनी लोन साहब थे और उनका काफी टू एंड फ्रो रहा है, मेन स्ट्रीम से सेपरेटिज्म से मेन स्ट्रीम। एग्जैक्टली। तो अब फिलहाल आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बन गई है आपकी, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सजाद लोन साहब तो काफी बेटर है, उन्होंने काफी स्टेटमेंट्स भी दिए इंजीनियर साहब के खिलाफ कि इनको मैंने खड़ा किया है या ये मेरे लोग थे, और इवन जब मैंने इनफैक्ट मैं बोलता था वो लिखते थे, ऐसा भी उन्होंने बोला। तो आप इसको एज अ बिट्रियल देखते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो क्या वजूहत रही कि डिफरेंट आपको एक अलग से एक रूट लेना पड़ा पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़? देखिए, मेरे ख्याल में जो हमें अलग रूट लेना पड़ा या जो आपने सारी बातें कही, तो मेरे ख्याल में सवाल में ही आपने इसका जवाब दिया कि उनका जो है मेन स्ट्रीम से लेके सेपरेटिज्म से लेके मेन स्ट्रीम टू एंड फ्रो जो वो आना जाना रहता है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यही रही कि जिस वक्त 2008 में जिस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस तैयारी कर रही थी कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इंजीनियर रशीद साहब ऑल्दो उस वक्त एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, लेकिन हमारी एफिलिएशन थी बिल्कुल हमारे पेरेंट्स या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारी एफिलिएशन थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ। ऑल्दो मैं काफ़ी छोटा था उस वक्त, मैं एक वोटर भी नहीं था, और यहाँ पे हालात भी आपने देखा होगा कि 90s में जिस वक्त रिगिंग भी होती थी, इलेक्शन भी उतने फेयर नहीं होते थे, उस वक्त तो ज़बरदस्ती लेते थे। मैं छोटा बच्चा था, मुझे आज भी याद है कि किस तरह मेरे वालिद साहब को लिया गया एक बार, वो टीचर थे इन सर्विस की, आप जो है ड्यूटी दीजिए, फिर हवा में फायरिंग वायरिंग, वो ये मस्जिद को कॉर्डन किया गया। ये इलेक्शंस की लेवल थी उस वक्त यहाँ पे, या उससे पहले जो है 87 रिगिंग की गई। लेकिन ये तो 2008 के बाद ही जो है, अगर आप देखेंगे, या 2002 के बाद इलेक्शंस फेयर हुए और ECI का इसमें जो है न्यूट्रल रोल रहा। तो जिस टाइम 2007-8 में जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, कॉर्पोरेशन में काम करते थे, उस वक्त जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने ये स्टैंड लिया था कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन सडनली उन्होंने फिर एक यू टर्न लिया, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन रशीद साहब ने जो है लोगों के साथ वादे किए थे कि जो है आप सेपरेटिज्म में जो है इसका कोई स्कोप नहीं है, अगर आपको अपनी बात रखनी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, मुल्क के सामने, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप डेमोक्रेटिकली जो है रख सकते हैं। पहले आपको जो है आपको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा।
लेकिन जिस वक्त यू टर्न लिया गया तो रशीद साहब चूँकि वो कोई यहाँ किसी VIP क्वार्टर में या किसी कोठी बंगले में रहने वाले तो थे नहीं, एक आम शहरी थे, एक एक्टिविस्ट थे, वो उस वक्त कॉलम निगार भी थे, राइटर भी थे, एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। तो उनको लगा कि मुझे लोगों को फेस करना है। उन्होंने उस वक्त फिर डिसीजन लिया कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। उस वक्त भी यही हालात बने जैसे मेरे इलेक्शन में हुए कि एक म्यूचुअल कंसेंसस हुआ। उन्होंने कहा था कि कुछ प्रोमिनेंट कुछ फिगर्स थे उस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन या तो उन्होंने लड़ने से इनकार किया या उनकी जो टर्म्स कंडीशंस थी वो सही नहीं थी, वो मैच नहीं हुई। तो इस वजह से जो है इंजीनियर रशीद साहब ने उस वक्त कंटेस्ट किया। उसके बाद 2014 में जो मेरे ख्याल में 2009 में जो है उसके बाद जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद साहब ने उस वक्त कंटेस्ट किया, लेकिन हमने जो है उस वक्त उनको सपोर्ट नहीं किया। हमने उस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया कॉन्स्टिट्यूंसी के बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बाकी जो मामला थे उन चीज़ों के लिए। तो थोड़ी सी उस वक्त जो है डिफरेंसेस जो है वो जनरेट हुई उस वक्त। लेकिन सियासत है, पॉलिटिक्स है। आपने देखा होगा कि असेंबली सेशन में इस वक्त हमें कोई डिफरेंसेस नहीं है पॉलिटिकली उनके साथ, सजाद साहब के साथ। हम उनको भी विश करते हैं कि वो अपने लोगों की जो है अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करें, उनके मसले मसाइल हल करें और लोगों की मतलब एक लार्जर इंटरेस्ट जो है इस वक्त। तो अगर उन्होंने कोई असेंबली में कोई स्टेप उठाया, कोई बात जेन्युइन कही तो हमने सपोर्ट किया, या हमने अगर कोई बात जेन्युइन कही तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो अब मेरे ख्याल में ये हार्डली मैटर्स अब कोई माने नहीं रखता है। हमारी एक अलग बात है, उनकी एक अलग बात है, लेकिन अगर कॉमनली अगर जॉइंटली कहीं भी लगेगा कि नहीं कौम के लिए, कश्मीरियों के लिए अगर कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कभी तो एक हिसाब से हम मान सकते हैं कि अगले इलेक्शन तक जो ये राइवलरी है नॉर्थ कश्मीर की ये थोड़ी अब सबड्यूड रहेगी फिलहाल, क्योंकि एनसी गवर्नमेंट है। ये मतलब हर इलेक्शन की जो है अलग अलग तरीके से हर कोई इलेक्शन लड़ा जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ अब कम से कम 4-5 इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ। पंचायत इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन होते हैं, BDC इलेक्शन होते हैं, DDC इलेक्शन होते हैं। अब किस इलेक्शन में क्या इक्वेशन रहे ये अभी ये प्रीमैच्योर है। हाँ, ये प्रीमैच्योर है। खुशी साहब, अब हमें अब थोड़ा समझाइए नॉर्थ कश्मीर की अब पॉलिटिक्स अब क्या हो रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली। आप लोगों के ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को भी एड्रेस करें इसी जवाब में कि आप लोगों को भी बोला जा रहा था कि ये जी जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये एजेंसीज के इंटरफेरेंस किए हैं, ये अब बहुत कुछ स्टेटमेंट्स आ चुके हैं इसके अंदर। बहुत ही एक मान लीजिए बिटर कैंपेन था असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी। तो अब हम नॉर्थ कश्मीर में क्या कैसे देखें वहाँ पे अब क्या इक्वेशंस हैं? नॉर्थ कश्मीर की पॉलिटिक्स आप खुद देख सकते हैं इस वक्त। जो पहले जो आपने कहा कि एलिगेशंस लगी या बाकी चीज़ें जो कुछ भी हुई, मेरे ख्याल में उसका जवाब तो मिला, असेंबली में भी मिला और असेंबली के बाद भी जो लोगों के साथ जो प्रोमिसेस किए गए थे, जो मैनिफेस्टो था सरकार का, तो मुझे नहीं लगता है कि उस पे वो कहीं भी किसी भी लेवल पे जो है खरे उतर रहे हैं। तो वो इवन की जो बेसिक पॉलिटिकल चीज़ें तो आप छोड़ ही दीजिए कि पॉलिटिकली जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, रिजोल्यूशन, बाकी चीज़ें 370, 35A, बाकी चीज़ें। हद तो ये है कि कुछ लोग इस वक्त हमें कह रहे हैं कि रोड मैप क्या है। हम क्यों रोड मैप कहेंगे? क्या रोड मैप? आप रोड मैप उनसे पूछिए, उन्होंने तो इसी चीज़ के लिए वोट लिया। लेकिन इवन पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ के डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे जो है इस वक्त गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता है कि कुछ कर पा रही है। तो अगर हम नॉर्थ कश्मीर की सियासत देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे 4 साल 5 साल बाद काफ़ी डिफरेंट होंगे। इस वक्त जो है खासकर जो हमारी पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, हमें जो है एक टफ चैलेंज जो था हमें असेंबली इलेक्शन के वक्त के इंजीनियर रशीद साहब की जो बेल है पहले उसके लिए हमें काफ़ी वक्त लगा उनको जो है यहाँ मतलब इंटरिम बेल करवाने में, तो अदालत के जो चक्कर काटने पड़े। उसके बाद जो यहाँ पे जो सियासी पार्टियां हैं तो उन्होंने जो टैगिंग की, उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि हम ही हैं जो रोक सकते हैं, जिस वक्त 2014 में भी एक पार्टी ने किया, तो आज उन्होंने उनका जो एजेंडा था तो शायद कहीं जो है हम उसे काउंटर नहीं कर सके। तो बट हमारी भी स्ट्रेटजी है कि आइंदा आने वाली जो इलेक्शंस होंगे उसमें हम अच्छा करेंगे। और नॉर्थ कश्मीर में ओवरऑल आप देख लीजिए कि इस वक्त अलग अलग है, कुछ एक आध कांग्रेस के भी हैं जो MLAs हैं इस वक्त। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे PDP के भी एक मेंबर हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हम हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी,
या नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी अक्सर जो है ज़्यादा मेम्बरान उन्हीं के हैं। तो मुझे लगता है कि आपने खुद देखा होगा, आप देख सकते हैं कि अगर आप पिछले 4-5 इलेक्शंस का अगर आप डाटा निकालें तो हमेशा लोग जो है स्विच करते हैं, तब्दीली चाहते हैं। तो 2096 से ही आप देख लीजिए, उसके बाद 2002 के बाद 2008 के बाद, तो यहाँ जो है कोई गवर्नमेंट जो है मतलब किसी गवर्नमेंट ने जो है कंटिन्यू 2 टर्म्स किसी गवर्नमेंट को नहीं मिली है। स्पेशली अगर आप स्विंग हुआ है 96 के बाद, तो आई एम होपफुल कि आइंदा हाँ जो भी इलेक्शन होगा उसमें हमारा। आपने अभी कहा कि हम काउंटर नहीं कर पाए, एक एनसी का एक नैरेटिव था कि सिर्फ हम ही हैं। तो क्योंकि आपके जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आपकी पार्लियामेंट इलेक्शन में आई थिंक 14-15 असेंबली सेगमेंट्स में हमने जीत थी। तो मेन अगर हम बोलना चाहें कि आपको एक वजह बताइए जो एक ट्रांसलेट नहीं कर पाए। चलिए 14 सीट्स में तो शायद ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता, लेकिन 5-6-7 सीट्स में भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए आप सिर्फ एक ही सीट ले पाए लंगेट का, जो आपका बेस्टियन है एआईपी का। ये एक रीजन क्या है? मेन जो अगर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जो है, जब असेंबली इलेक्शन जिस वक्त कंडक्ट हुए, काफी कम वक्त मिला हमें। हम जो है अपना कार्डर जो है हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। बेसिक जो ग्रास रूट लेवल, जो बूथ लेवल जो है, बूथ लेवल पे हम जो है स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। मुझे लगता है कि हमें काफी कम वक्त मिला इंजीनियर रशीद साहब को जो है। तो मुश्किल से इलेक्शन शुरू भी हुए थे, एक फेज तो मेरे ख्याल में हुआ भी था। तो हमारा फोकस ज्यादा रहा कि इंजीनियर रशीद साहब कब बाहर आए, कैसे आए। हमने जो है अदालत में जो है लीगल लड़ाई लड़ी, और उस सिलसिले में जो है उससे पहले भी चैलेंज रहे। हम कार्डर जो है हम वो खड़ा कर सकते थे मतलब बूथ लेवल पे, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी आपने देखा होगा कि काफ़ी चैलेंज रहे। एक महीना जो है, ये जो 2-3 महीने का जो फैसला है पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के बीच, इसमें 1-1.5 महीना हमें लगा कि पहले कि इंजीनियर रशीद साहब का ओथ हो जाए। आपने देखा होगा, उसके लिए भी हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो मुझे लगता है कि अगर 6 महीना 1 साल का गैप मिला होता तो शायद आप बेटर नहीं बेस्ट कर पाते, क्योंकि जो पार्लियामेंट इलेक्शन में हमें एक ही फेस चाहिए था जो कंटेस्ट करने के लिए, वो तो हमारे पास था रशीद साहब। लेकिन असेंबली इलेक्शन में अगर हम जो है चैलेंजेस डिफरेंट थे, हमें 30 फेसेस अगर मिले भी, लेकिन कहीं पे किसी का कार्डर नहीं था, जो मेन जो मुझे लगता है वो वजह। अच्छा, अब इलेक्शन अब खत्म हो गया, अब हम घुसते हैं असेंबली में। जी इस बार का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि हम आपको देख रहे थे, आप लोगों का बहुत ये रहा कि हमें बात नहीं की करने दी गई, ठीक है। और मेन इशू जो था रेजोल्यूशन का, आपने उस वक्त कहा कि रेजोल्यूशन जो है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कमजोर थे। तो आप इसको, अगर आपको बोला जाए कि आप इस वाले सेशन को आप बताइए कि आपका मेन टेक अवेज क्या है इसमें, रेजोल्यूशन, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर या एनसी एमएलएज टुवर्ड्स द थर्ड ब्लॉक जो हम कह सकते हैं, पीसी, पीडीपी और आपका। तो आपकी मेन टेक अवेज क्या है इस सेशन से? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं तो कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। 5 दिन ही थे, कोई मतलब बड़ा सेशन नहीं था ये, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें स्पीकर साहब का जो है इलेक्शन था, या बाकी कुछ चीज़ें थी जो इसमें होनी थी। तो बाकी अगर आप देखेंगे, अगर जो बाकी फर्स्ट टाइमर्स जो है थे, जो फर्स्ट टाइम एमएलएज थे, या तो वो राज्यसभा मेंबर्स रहे हैं, या तो उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था कि कोई डीडीसी मेंबर था, कोई राज्यसभा, कोई एमएलसी, या दूसरे मतलब सियासी एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल पार्टीज में उन्होंने काम किया था। तो मेरे लिए एक चैलेंज था। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सेशन रहा, ऑल्दो उसमें जो है पॉलिटिकली अगर हम देखेंगे, लोगों की काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी। लोगों को ये भी मतलब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 ही दिन में जो है, 5 ही दिन में जो है हमारे ऊपर जो पिछले 5-6 साल जो हमारी आवाज़ दबाई गई, हमारे मसले मसाइल हल नहीं किए गए, हम जो है कहीं पे कोई रेज़ नहीं कर सकते हैं अपनी आवाज़ डेवलपमेंट के हवाले से, उसको भी सेडिशन के तौर देखा जा रहा था, को भी एंटी नेशनल के तौर पर देखा जा रहा था। लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि डेवलपमेंट के मामले जो है हमारे हल हो जाए इमीडिएटली। लोगों की एक्सपेक्टेशन साथ ही ये भी थी कि 370 और 30 FIA के हवाले से क्या होगा। तो मुझे लगता है कि पर्सनली मैं समझता हूँ कि हमने जो है कोशिश की कि हमने अपना बेस्ट दिया वहाँ पे। जिस वक्त स्पीकर साहब का इलेक्शन हुआ, हमने सपोर्ट किया एज कश्मीरी। जो हमारे ऊपर जो मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जिस चीज़ के लिए वोट मांगा है, तो हम सपोर्ट करें। अगर हम डे फर्स्ट की बात करें, जिस वक्त स्पीकर साहब का इलेक्शन था, हमने सपोर्ट किया। नेक्स्ट डे हमने बात उठाई कि आप रेजोल्यूशन लाइए।
उसके फिर तीसरे दिन हमने कहा, फिर जब रेजोल्यूशन आई तो हमने सपोर्ट किया। हमने कहा ठीक है, अगर आपने रेजोल्यूशन कोई लाया है तो हम अपोजिशन के साइड नहीं जाना चाहते हैं। तो उसके एक ही घंटे बाद हमें लगा कि नहीं, ये रेजोल्यूशन जो है ये वीक है, इसमें जो है मतलब ये कोई स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन नहीं है। उसके एक घंटे बाद ही हमने सरकार को कहा कि नहीं, आप इसको मॉडिफाई कीजिए, इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो हमने उसके बाद भी आवाज़ उठाई। उसके जब लास्ट डे था असेंबली में, हमें बात करने का मौका मिला तो हमने बात भी की असेंबली में, पॉलिटिकली भी, डेवलपमेंट के हवाले से, या जो अपोजिशन के 2-4 मेंबरान जो हैं, क्योंकि बीजेपी ने वॉकआउट किया था उस वक्त, चाहे उसमें वहीद परा साहब हैं, उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया। हमने उसके खिलाफ भी असेंबली में प्रोटेस्ट किया। हमने कहा कि नहीं, इनको भी आप बात करने दीजिए, और उसके बाद उनको बात करने का मौका मिला। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑल्दो इसमें हमने कोई सवाल जवाब वगैरह तो नहीं थे, इसमें हमने कोई क्वेश्चन नहीं दिए, कोई बिल नहीं टेबल हुई। मुश्किल से एक दो रेजोल्यूशन जो है वो टेबल हुई, सिंपल, जिसमें जो रेजोल्यूशंस नॉन एनसी रेजोल्यूशन जो पहले वहीद साहब ने या फिर आपकी तरफ से भी एक रेजोल्यूशन आया जो ज्वाइंट था, उसमें आप लोगों का, एनसी वालों का कहना है कि आप लोगों ने नोटिफाई नहीं किया स्पीकर को, क्योंकि प्रोसीजर वही है। एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने नोटिफाई, और वहीद साहब ने क्यों नहीं नोटिफाई? स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ था पहले, जिस वक्त शेड्यूल हुआ, ये पहले आप अपने व्यूअर्स तक ये बात पहुंचाइए, अवाम तक आप ये बात पहुंचाइए पहले कि जिस दिन सेशन शुरू हुआ उस दिन तो स्पीकर नहीं था, प्रोटेम स्पीकर था उस वक्त। तो हम स्पीकर साहब तक अगर बात पहुंचाते, पहले जो टारगेट था कि स्पीकर साहब का इलेक्शन कराना है, तो इसके लिए क्या होता है, अगर आपको कोई भी बिल, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन है, सब कुछ आपको स्पीकर साहब के हाथ नहीं देना होता है। असेंबली अलग एक डिपार्टमेंट है, असेंबली का अपना सेक्रेटरीट है, आपको सेक्रेटरी साहब को, डिप्टी सेक्रेटरी साहब को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को जो है आपको जो है देना पड़ता है, जो भी आपके जो भी इश्यूज होते हैं। तो हमने जो है, मैं ज़ाती तौर कहूँ कि मैंने जिस वक्त अनाउंस हुआ, मैंने उसी दिन अप्रोच किया। मैंने सेक्रेटरी साहब के साथ, डिप्टी सेक्रेटरी साहब के साथ बात की। मैंने उनको कहा कि जो 5 दिन का जो सेशन है, ये शॉर्ट सा सेशन शुरू हो रहा है, तो इसमें कोई रेजोल्यूशन का, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें रेजोल्यूशन का कोई प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो फ्रेशर था, मुझे कोई उतना इल्म नहीं था, बट साथ ही साथ कंसर्न भी था कि लोगों की बात करनी है, लोग देख रहे हैं इस वक्त 370 और 35A के हवाले से क्या हो। तो हमने सेक्रेटरीट को जो है हमने अप्रोच किया, जो परमानेंट स्पीकर साहब तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई रेजोल्यूशन का प्रोविजन नहीं है। फिर जब सेशन शुरू हुआ, स्पीकर साहब का इलेक्शन हुआ, तो हमने जो है, जो रेगुलर स्पीकर साहब हैं, जो परमानेंट स्पीकर साहब हैं, राठौर साहब, हमने उनको अप्रोच किया। हमने उनको कहा कि आप स्पेशली, सबसे पहले हमारी ये डिमांड थी कि आप प्रोविजन लाइए कि इसमें हम रेजोल्यूशन लाए। अगर वो इतना ही कहते कि ठीक है जी, हम आप रेजोल्यूशन लाइए इस सेशन में, तो हम उनके साथ डिस्कस करते, डिबेट करते। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वर्बली जो है, प्रोसीजर नहीं था, बिल्कुल नोटिफाई नहीं किया गया। आप अप्रोच करने के मतलब उन्होंने उस वक्त क्या बोला? उस वक्त उन्होंने कहा नहीं होगा वो, ये तो मतलब टाल मटोल की उस वक्त। उसके बाद वहीद साहब ने जो है, उन्होंने वहां पे पढ़ा वो रेजोल्यूशन, उन्होंने कहा ये दीजिए, ठीक है। अब हम मानते हैं कि एनसी या सरकार को जो है नोटिफाई नहीं किया गया था। जिस वक्त सरकार ने रेजोल्यूशन लाई, उन्होंने हमें बताया, चलिए हमें नोटिफाई नहीं करना था, लेकिन कम से कम हमें ऑन बोर्ड तो लेना था, हमसे मशवरा तो करना था। अगर वो सिंसियर होते, अगर सरकार सिंसियर होती कि हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लाना है और रेजोल्यूशन को पास करवाना है, मैं तो कहता हूं, आई डाउट, मुझे तो शक है कि वो चाहते ही नहीं थे कि जो वीक रेजोल्यूशन भी पास हुआ। आई डाउट कि उनकी नीयत नहीं थी कि वीक रेजोल्यूशन भी पास हुई, उनकी नीयत नहीं थी। वो चाहते थे कि ये वीक रेजोल्यूशन भी फेल ही हो। क्यों? अब आप पूछिए कैसे? मेरे पास लॉजिक है। एनसी के पास जो मेंबर्स थे, अगर हमें 45 मेंबर्स उस वक्त जो है हमें जरूरत है, 45 वोट्स, एक दो आप असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए, एक दो मेंबर्स उनके हाउस में नहीं थे, ठीक है जनाब। हम 5 मेंबर्स, हमारे साथ कोई मशवरा नहीं था। मान लीजिए अगर हम कहते, हमारा ईगो सामने आता, हम कहते कि नहीं हम वोट नहीं करेंगे, हमसे मशवरा नहीं किया गया, हमें नहीं पूछा गया, या हम कहते जो ये कहते हैं कि वीक रेजोल्यूशन, अगर हम ये कहते कि ये वीक रेजोल्यूशन है, हम इसको वोट नहीं करेंगे, हमारा वोट भी नहीं जाता रेजोल्यूशन को। एक दो मेंबर उनके बाहर थे, हाउस में नहीं थे। कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं था, और इनफैक्ट उसके बाद कांग्रेस ने कहा भी कि हम 370 वोट 35 से नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मुश्किल से स्टेटहुड। हमने ये नहीं कहा, उनका ये तो स्टैंड है। उनके 6 मेंबर, वो भी बाहर। आपका आम आदमी पार्टी का एक मेंबर था, उन्होंने ओपनली जो है, उन्होंने हमारे खिलाफ पार्लियामेंट में वोट किया है। वो तो 370 एब्रोगेशन के हक में थे। तो मैं कैसे मानूं कि सरकार की ये नीयत थी कि रेजोल्यूशन पास हो?
मैं तो कहता हूं उनकी नीयत ये थी कि वीक रेजोल्यूशन भी जो है पास ना हो। ये तो हमारी मेहरबानी है उनको, सरकार को, लोगों को नहीं, हम तो लोगों के नौकर हैं। सरकार को ये मेहरबानी हो कि हमने जो है उस वक्त ब्लाइंड में हमने उस वक्त वोट किया इस वीक रेजोल्यूशन को, ये सोच के कि कहीं हिस्ट्री हमें ये ना कहे कल को अगर ये रेजोल्यूशन फेल होती है कि तो ये लो जी आप बीजेपी के साथ गए, आपने सपोर्ट नहीं किया। फिर जब तक ये कश्मीर है, ये डिबेट ही नहीं होता, वीक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, फिर डिबेट नहीं होता। फिर क्या डिबेट होता अगर हम वोट नहीं करते? हु वोटेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन? फिर हमें जी कहते कि ये सारे कश्मीर के जो है यही 4 या 5 लोग जो हैं, इन्होंने ही जो है 370 35A स्टेटहुड ये सब कुछ इन्होंने ही, या इवन जिस वक्त इन्होंने स्टेटहुड का जिस वक्त रेजोल्यूशन, उस वक्त भी हमारे साथ मशवरा कर सकते थे। हमने तो इनको सवाल पूछा असेंबली में जिस वक्त हमारी स्पीच थी कि क्या आप इंक्लूडेड लद्दाख स्टेटहुड की बात कर रहे हो या विदाउट लद्दाख की बात? अभी तक उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको मालूम है? एज जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी को मालूम नहीं है क्या ये विद लद्दाख चाहते हैं स्टेटहुड या विदाउट लद्दाख? क्या ये अपने अंडर चाहते हैं? आपने लेकिन सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर आपके मतलब पीसी सभी लग रहे हैं। अभी रिसेंटली फॉर्मर एक पॉलिटिशियन है हसीब द्रावू साहब, उन्होंने बोला कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन वीक हो जाए, फॉर इंस्टेंस ये रेजोल्यूशन फेल हो जाए या वीक गवर्नमेंट को वीक करने। उनका भी लंबा इंटरव्यू रहा जिसमें उन्होंने बताया कि ये चीज शायद कह सकते हैं कि वो रीअप्रोच करना चाहते हैं एनसी को, या उनका अपना व्यू है। तो वो कैसे देखते हैं आप? अगर आप बोल रहे हैं कि हमको टैग ना लग जाए कि हमने फेल किया, हमने तब भी दिया और हमने पॉइंट आउट भी किया कि भाई ये है, उसके बाद भी अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो आप उसको क्या जवाब कैसे? ऑनेस्टली मैं ये बताऊं कि द्रावू साहब जो है उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, उनके पास इस वक्त है, वो इंटरव्यू क्या दिया उन्होंने वो देख सकते हैं। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ऑनेस्टली मैंने उनका इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन जिस एंगल से आप बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने ये कहा कि ये कोशिश थी, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई लॉजिक है, कोई जवाब। हमने तो वोट किया है ना रेजोल्यूशन को, हमारी वजह से जो है रेजोल्यूशन जो है पास हुआ है। अगर हम वोट नहीं करते तो रेजोल्यूशन शायद पास नहीं होता, और इवन हमसे मशवरा किए बगैर। लेकिन अगर हम फिर कहते हैं कि नहीं सुधार की गुंजाइश है, हम कहाँ कहते हैं? हमने कहा कि इसमें जो है रेजोल्यूशन में जो है इसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब जो द्रावू साहब उनका अपना व्यू पॉइंट क्या है, किस एंगल से सोचते हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं, कानून जानने वाले हैं। तो अगर वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अगर इस वक्त वो उनकी रेजोल्यूशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उनको ये चाहिए था अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उस वक्त उन्हीं के साथ मशवरा करते कि हम किस टाइप का रेजोल्यूशन लाएं, तो शायद द्रावू साहब हमसे भी मशवरा करते कि आप जो है इसको वोट कीजिए क्योंकि इसमें ये चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स था कि कश्मीरियों को दिखाया जाए कि लो जी एहसान आपके ऊपर हमने किया कि ये रेजोल्यूशन हमने लाई। ऑल्दो रेजोल्यूशन कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, उसके ऊपर क्या हो फिर क्या नहीं हो। मैं तो कहता हूँ हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया था, हमने कहा था कि आप जो है तब तक गवर्नमेंट मत बनाइए मिनिमम जब तक आप स्टेटहुड ना लें। वैसे ही ये उमर साहब ने जो है एलजी साहब का जो स्पीच है उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करवाया। पहले वो अप्रूव करने से पहले एलजी साहब को कहते हैं कि हमारी रेजोल्यूशन का क्या हुआ। आप जरा उनसे पूछिए ना, अगर उन्होंने एलजी साहब का स्पीच जो है उनका खुतबा तो उन्होंने अप्रूव करवाया अपनी कैबिनेट से, तो एलजी साहब से पहले पूछते कि चलिए हमारे साथ नेगोशिएट कीजिए, हमारी रेजोल्यूशन को आपने भेजा, सही है कि गलत है? जी। तो वहां से खुद तो कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि 370 और 35A मतलब एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग इस चीज की कि क्यों नहीं मेंशन था उस रेजोल्यूशन में? 370 स्पेसिफिकली 35A क्यों मेंशन? वो मशवरा था उनके साथ दरअसल, जो हमें बाद में जो हमने अंडरस्टैंड किया कि ये एक ट्रिकी चीज़ जो है, इसमें जो है उन्होंने सेंटर को भी खुश किया। कांग्रेस का जो स्टैंड है कि हम 370 और 35A के हक में हम नहीं हैं, तो उनको भी खुश किया। लो जी, जिस वक्त रेजोल्यूशन इन्होंने ड्राफ्ट किया होगा उस वक्त कांग्रेस के जो यहाँ पे जो चीफ है उनसे मशवरा किया होगा, देखिए जी आपको वहाँ नेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इस पे जो है 35A और 370 मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्पेशल स्टेटस की बात। ऊपर से दूसरी तरफ से बीजेपी को भी कहा होगा कि हम तो स्पेशल स्टेटस मांगते हैं जिस तरह नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट या हिमाचल में है। तो और यहाँ से जो है लोगों को भी दिखाया, देखिए जी हमने रेजोल्यूशन लाई, तो इस वजह से उन्होंने मेंशन नहीं किया, अदरवाइज उसमें क्या जाता। अब उसके बाद आपने देखा होगा कि आगा रूला साहब ने जो है उसे डिफेंड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसकी जो है अलग अलग डिफरेंट इंटरप्रेट जो है, आप इसे गलत इंटरप्रेट करें। तो अगर सही इंटरप्रेट होता तो कांग्रेस जो है
वो फिर क्लैरिफिकेशन नहीं देगी। मेरे ख्याल में जिस वक्त कांग्रेस ने जो है खरगे साहब ने भी, मेरे ख्याल में खरगे साहब ने दी थी क्लैरिफिकेशन, उसके अलावा यहाँ पे जो है करा साहब ने, पुणे में उन्होंने, हाँ उन्होंने भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी कि हमने 370 और 35 ए की डिमांड नहीं की। तो मेरे ख्याल में उसके बाद कम से कम मिनिमम जो है आगा साहब को पूछना चाहिए था उनको। अगर नहीं पूछा तो आज पार्लियामेंट में पूछना चाहिए खरगे साहब को या कांग्रेस को। आज वो पार्लियामेंट में जाके पूछे कि आपने जो है हमारे साथ मजाक किया है, तो हमने जो आपके साथ अलायंस किया है, आपने 35A और 370 जो है आपने क्यों कहा कि इस रेजोल्यूशन में मेंशन नहीं है। मेरे ख्याल में बेस्ट जो है प्लेटफॉर्म इस वक्त आगा साहब के पास है कि वो अपनी जो है जो उनकी स्पीच होगी यहाँ पार्लियामेंट में, या उनके पास अलग अलग तरीके हैं, एक रेजोल्यूशन लाए वहाँ उनसे पूछें। हमारे अब आखिरी एक दो सवाल रहेंगे। मीडिया से आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी बोला कि मैंने बहुत जगह अप्रोच किया कि आप लिखिए, हाईलाइट करिए ये वो। तो कश्मीरी मीडिया के बारे में आपको क्या अभी अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पे? देखिए, मैंने जो कहा वो आज की बात नहीं है। कम से कम जब से मैं तो कहता हूँ इस वक्त मीडिया की आवाज़ मैं बनूंगा। अगर मीडिया के साथ खुदा ना खासा कभी कोई ज्यादती होगी, इनफैक्ट जो कुछ जर्नलिस्ट इस वक्त भी जो जेल में है, हमने तो उनकी रिलीज की भी डिमांड की। तो ये जो है ये पीरियड मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ 2019 से लेके 2024 तक, इलेक्शन तक अगर हम बात करें, जिस वक्त यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी। और सेकंडली आपने खुद भी देखा होगा कि एक तबका है मीडिया में भी, आप खुद विटनेस हैं, आपने देखा होगा कि प्रेस क्लब के इश्यूज थे यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन, बाकी चीज़ें, एकोमोडेशन, दूसरी चीज़ें आप देख लीजिए। तो ये तो हर किसी को मालूम है कि सरकार के कौन कितने करीब है। तो मेरे ख्याल में मैं उनको रेफर कर रहा हूँ उनकी तरफ। बाकी अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, मैंने पहले ही कहा कि कुछ जर्नलिस्ट ने जो है आवाज़ उठाई और उस वक्त शायद हालात भी मौजूद नहीं थे। तो मैं ये कहूँ कि हर कोई जो है इंजीनियर रशीद नहीं बन सकता। तो उनमें ये डेयर था कि वो हर वक्त जो है किसी भी हालात में जो है लोगों की बात करते थे। शायद पुलिस प्रेशर्स थे मीडिया को यहाँ पे कि वो जो है उतना फ्रीली बात नहीं कर सके, स्पेशली जो है 370 एब्रोगेशन के बाद। और काफ़ी उनकी मजबूरियां हैं, मैं समझ सकता हूँ। उन्हें जो है पुलिस स्टेशन पे बुलाया गया, PSA लगवाए गए, इवन कुछ जर्नलिस्ट को जो है 2-2, 3-3 साल के लिए बंद रखा गया। तो उनकी भी फैमिलीज हैं। तो इस वक्त लेकिन मैं देख रहा हूँ कि थिंग्स आर चेंजिंग, कि थोड़ा बेटर लग रहा है। अब बेटर लग रहा है, अब बेटर लग रहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं। तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ, इनफैक्ट मेरा तो मौक़िफ़ है, जिस वक्त मैं इलेक्ट हुआ मैंने अपने लोगों को कहा, या जो मेरे लोकल जर्नलिस्ट हैं मैंने उनको कहा कि आप मुझे क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेट यू स्टार्ट फ्रॉम मी। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके बाद आप किसी SHO को, तहसीलदार को, मिनिस्टर को, इवन LG को, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो क्रिटिसाइज का जो है डेमोक्रेसी में एक माहौल बनना चाहिए। मैं कहता हूँ मुझसे स्टार्ट करें, मुझे क्रिटिसाइज करें, ताकि आप फिर SHO साहब को, तहसीलदार साहब को, दूसरे साहब को, एक एम्प्लॉई को, ऑफिसर को कह सकें कि जब हम MLA को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आपको क्यों नहीं कर सकते। तो ये जमहूरियत की खूबी है और ब्यूटी है कि यहाँ क्रिटिसाइज होना चाहिए। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, असेंबली में जो आप गए, आपके लिए क्या वो एक इमोशनल मोमेंट था? क्योंकि इंजीनियर साहब के काफ़ी सारे विजुअल्स, उनका जो असेंबली के अंदर वो काफ़ी एग्रेसिव थे, तो वो काफ़ी एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो ही बिकेम नोन फॉर द एग्रेसिव। उनका वो मतलब बहुत जगहों पे हाथापाई भी होती थी। तो आपके लिए एक वो कैसा मोमेंट था? एक इमोशनल था, एंड ऑल्सो विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो, अगर अभी भी आप जवाब दे सकते हैं कि कोई एक ऐसी मोमेंट इस 5-6 साल में जो इंजीनियर साहब ने आपको बताई हो, त्योहार उनकी जर्नी में जो उनका है, या बाहर निकल के, जो आपको हमेशा अभी है और याद रहेगा आगे। तो ये अब वो मैं मोमेंट आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं कि जिस वक्त मैं असेंबली में गया तो उस वक्त मेरे इमोशन जो है खुशी थी, एक के लोगों ने जो है मैंडेट दिया और इस वक्त मैं इलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं इंजीनियर साहब को ऑनेस्टली वहाँ पे मिस नहीं कर रहा था, बट एक इमोशंस थे मेरे अंदर की, जिस वक्त जो जैसा आपने पहले ही कहा था कि इन 5 सालों में जो है आपके ऊपर क्या बीती। जिस वक्त मैं इस असेंबली हॉल के थ्रू भी जाते थे, कि जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब का जो है उनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी, उनका जो पेंशन वगैरह का था, उसको होल्ड किया गया 3-4 साल तक जो है मतलब उसके लिए भी हमें कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट से हमें ऑर्डर लाना पड़ा, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 साल लगे, उनकी फैमिली सफ़र कर रही थी। तो मुझे वो मोमेंट याद आता था कि जिस वक्त मैं असेंबली जाता था जम्मू या श्रीनगर,
फिर हॉल के अंदर से असेंबली सेक्रेटरीट, वहाँ पे वो एक डेजर्ट था। मैं एक साइल था उस वक्त, एक साइल था एक, कि मैं जाता था कि ये लो जी मेरी फैमिली का यहाँ इशू है इंजीनियर रशीद साहब का, इसको आप हल कीजिए। लेकिन उसके बाद जिस वक्त मैं असेंबली एज एमएलए गया तो वो मेरे लिए बिल्कुल एक इमोशनल मोमेंट था कि मुकद्दर को जो है क्या मंजूर था। और जहाँ तक जो आपने कहा कि कोई मोमेंट जो आपको याद हो इंजीनियर रशीद साहब की, तो वो ये है कि उन्होंने कहा था कि जिस वक्त हमारी आंट या कुछ पड़ोसियों की डेथ हो गई थी, जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को मतलब बार किया गया, इस वक्त भी आज भी उन्हें जो है ऑप्शन जो 5 मिनट मिलते हैं एक कैदी को बात करने के लिए, आप गूगल कर सकते हैं। लोगों ने इसके खिलाफ भी काफी प्रोपेगेंडा किया, ये कैसी वीडियो कॉल करते हैं, ये कैसे बात करते हैं। अभी बाबा जेल मैनुअल में है, आप जेल मैनुअल निकालिए तिहाड़ जेल का, कोई भी जो कैदी है वो हफ्ते में 2 वीडियो मुलाकात ई मुलाकात कर सकता है और डेली 5 मिनट बात कर सकता है अपने काउंसिल के साथ या अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन की शुरुआत हो गई जनवरी में, तो उसके बाद जो है 2-3 महीने जब उन्हें बार किया गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, उन्हें जब टॉर्चर किया गया, उन्हें जब वहाँ उनका जो वार्ड शिफ्ट किया गया, उनके ऊपर जो है काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उनके जो है खाने से भी महरूम रखा गया, मतलब डाइट जो है प्रॉपर डाइट नहीं दिया गया, उनका जो है हाइजीन वहाँ पे जो है वो मेंटेन नहीं रखवाया गया। तो उसके बाद जब मैं मिलने गया 1-1.5 महीने के बाद, तो हालत काफ़ी ख़राब थी। नॉर्मली जो जेल में तो हालात ख़राब ही होते हैं, लेकिन उस वक्त वर्स्ट थे। तो जिस वक्त मैं गया, उनको मैंने जब कहा, नॉर्मली जब भी वो बात करते थे, अगर खुदा न खास्ता कभी कुछ होता था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी की डेथ होती थी या कुछ होता था या कोई अच्छी खबर होती थी, तो मैं डेली बेसिस उनको देता था। लेकिन उस वक्त जो है 1-1.5 महीना बाद मैंने उनके साथ रब्ता किया, फिर मैंने उनको कहा कि फला जो है कुछ लोगों की जो डेथ हो गई, तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए उस वक्त, क्योंकि 5-10 लोगों का नाम मैंने लिया। नॉर्मली तो मैं डेली उनको बताता था कि 10 दिन 5 गैप बहुत थी, तो अब गैप बहुत थी, तो मैंने जब उनको कुछ नाम दिए उसमें असर ज्यादा हुआ। हाँ, उनको असर ज्यादा हुआ, और उन्होंने उस वक्त कहा कि खुदा ना खास्ता अगर जो है जिस वक्त आंट की डेथ हो गई, उस वक्त जो है मैं वहाँ नहीं पार्टिसिपेट कर सका जनाजे में, फ्यूनरल में, तो अगर खुदा ना खास्ता कभी फादर या मदर की कुछ, क्योंकि उस वक्त जो है वो काफ़ी बीमार थे, तो ऐसा नहीं करना, मुझे बुलाना आप। तो ये एक इमोशनल मोमेंट था थ्रू आउट दीज 5-6 ईयर्स, जो मुझे आज भी याद है, और जो इस वक्त भी है एक अप्रीहेंशन के इस वक्त दोबारा उनको जो है जेल में रखा गया है। तो ये उनकी बात नहीं है, ये एक हज़ारों कश्मीरियों की बात है, स्पेशली जो सियासी बुनियादों पे या अपने प्रोफेशन की वजह से कोई ट्रेड यूनियन के साथ था, कोई जर्नलिस्ट है जिसने सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया, और कोई मतलब एक कंस्ट्रक्टिव स्टैंड लिया, या पॉलिटिकल कि आपको किसी की सियासी सोच के साथ आप मेल नहीं खाते हैं, तो उन लोगों को, ऐसे ही सैकड़ों लोग हैं, या बार के आप देख लीजिए। तो इसलिए मैं ज्यादा इमोशनल इस वक्त भी हो रहा हूँ कि ये एक इंजीनियर रशीद की मतलब बात नहीं है, ये एज अ विक्टिम मैं अगर बात करूँ तो ऐसी मोमेंट जो है, इनफैक्ट उनके जो कुछ सेलमेट्स हैं, उनमें से जो है एक सेलमेट जो है अल्ताफ फंतोश, उनकी डेथ भी हो गई। तो इस टाइम में मैं ही उस वक्त जो है, क्योंकि एक ही सेल में थे, फिर एक दूसरे की खबर वगैरह करते थे, तो मुझे पता है कि उन पे क्या गुजरी उस वक्त, तो उनको कैसे उनके इलाज से भी उनको महरूम रखा गया उस वक्त। तो ये शायद सैकड़ों कश्मीरियों की बात है, खुसूसन जो इस वक्त जेलों में है, जिनको मतलब रिलीज करवाने के लिए कोई ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है। न सिर्फ कि जिस तरह से सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर की बात, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर इंजीनियर रशीद, जिसको 5 लाख लोगों ने वोट दिया, उसकी इंटरिम बेल के खिलाफ आप बोलते हैं, आप कहते हैं इसको कैसे बेल मिली, तो बाबा किस पॉलिटिकल प्रिजनर की फिर आप बात कर रहे हो कि छुड़ाने की बात कर रहे हो। तो लिहाजा एक मैं चाहता हूं कि एक लेट द गुड सेंस प्रिवेल। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम 4-5 लोगों ने असेंबली में, पार्टी एफिलिएशन हमारी जो है डिफरेंट थी, हमने जो है हम एक हो गए कि जो कश्मीरियों की विल और विश थी उस वक्त। तो मैं तो कहता हूँ हम सरकार को भी सपोर्ट करेंगे, वो भी इसी तरह से पॉलिटिकल प्रिजनर्स या आवाम की जो डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, गैस सिलेंडर्स है, रिजर्वेशन है, दूसरी चीज़ें हैं, इनके हवाले से जो उनका ही एजेंडा है, कोई हम उनके एजेंडा के बाहर नहीं मांग रहे हैं उनको, हम कहते हैं अपना एजेंडा फुलफिल करो, उसके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। तो लेट द गुड सेंस प्रिवेल।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब आपका यहाँ पे आने के लिए, एंड होपफुली हम और भी आपके साथ और भी फ्यूचर में ऐसी कॉन्वर्सेशंस करें इंशाल्लाह। नाजरीन, हम आज एक अपील करना चाह रहे हैं कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड वी विल होपफुली इंशाल्लाह try to bring you more prominent voices from Jammu and Kashmir. Till then, goodbye.